रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हो जाइए तैयार इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 के लिए। इस बार भी पर्पल फेस्ट में होंगे कई अनोखे और अद्भुत आकर्षण, तो रहिएगा तैयार ज्ञान और विचारों के पर्पल थिंक टैंक में डुबकी लगाने के लिए। कोस्टल ट्रेल्स, एक्सेसिबल मूवी स्क्रीनिंग्स और आकाश अवलोकन जैसी कई रोमांचक गतिविधियों का मजा उठाने के लिए रंग जाइए पर्पल फन के रंग में। वहीं पर्पल एग्जीबिशन में होगा विज्ञान और कला के चमत्कारों का आविष्कार। पर्पल रेन में होंगे स्टैंड अप कॉमेडी शोज, ब्रेथ टेकिंग डांस परफॉर्मेंसेस और साथ ही आपके मनपसंद कलाकारों के लाइव शोज। पर्पल स्पोर्ट्स में पैरा एथलीट्स की असाधारण प्रतिभा से आप हो जाएंगे आश्चर्यचकित। लाइव कला चित्रों और विस्मयकारी कला प्रदर्शनियों में डूबने के लिए आ जाइए पर्पल कलाइडोस्कोप में। तो दोस्तों देर किस बात की, 8 जनवरी से 13 जनवरी तक होने वाले इस पर्पल फेस्ट का हिस्सा बनने के लिए आज ही अपनी जगह बुक करें। रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें purplefest.goa.gov.in पर। फोन नंबर है 9156321900। अधिक जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं purple-fest@goa.gov.in पर। तो आज ही करें रजिस्ट्रेशन और बन जाइए हिस्सा इस शानदार जश्न का। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा 2024। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में बेहद खास मेहमान से हम आज आपको मिलवाने वाले हैं। अगर इनके तारुफ की बात करूं तो ये स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, एकेडमिशियन हैं, पोइट हैं, ऑथर हैं। आप मानिए कि अगर इनकी इंट्रोडक्शन मैं देना शुरू करूं तो हमारा पूरा शो वहीं खत्म हो जाएगा। इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस दिस पर्सनैलिटी टुडे। इन्हें हाल ही में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है, अनाउंस किया गया है सिंधी भाषा के लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए। तमाम अवार्ड्स पहले भी इनके नाम हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम है। 35 से ज्यादा पब्लिकेशंस इन्होंने लिखी हैं। ये डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक साहित्यकार हैं। क्या क्या मैं बताऊं आप। तो आज का शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तीनों भाइयों को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। असुधानी ब्रदर्स, डिसेबिलिटी सेक्टर में बहुत फेमस। आज हम विनोद असुधानी साहब से बात करेंगे, जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है, सिंधी समाज का नाम रोशन किया है और डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए एक बड़ी अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है। Probably he became the first visually impaired to be rewarded with साहित्य अकेडमी अवार्ड। सर बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे और बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी टीम की ओर से और हमारी ओर से। नमस्कार नमस्कार, मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है रेडियो उड़ान पर आपसे बातचीत करते हुए। रेडियो उड़ान को मैं सुनता रहता था और आज मुझे लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि रेडियो उड़ान के जरिए मैं अपने दोस्तों से बात कर पा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें अपने बचपन के बारे में बताए। आप तीनों भाई विजुअली इम्पेयर्ड थे, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी जी। आप तीनों ने फिर भी झंडे गाड़े। ये क्या बचपन में कुछ प्री प्लान था? कैसे जर्नी शुरू हुई? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। मैं अपने माता पिता को याद करना चाहूंगा, स्वर्गीय हरदयाल दास और स्वर्गीय लक्ष्मी आसुदानी। उन्होंने जिस तरीके से हमारा पालन पोषण किया, हम 8 भाई बहनों में 5 जन्म से दृष्टिहीन थे, लेकिन हमारे पिताजी ने खास करके कभी भी हमको ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हमें दिखाई नहीं देता। हम ऐसी चीजें करने का प्रयास करते थे जो शायद नेत्रहीन नहीं कर सकता, जैसे पतंग उड़ाना। अब पतंग आकाश में कहाँ जा रही है ये तो हमें दिखाई नहीं देता था, किंतु वो कभी कहते नहीं थे कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम पतंग क्यों उड़ाते हो। हम उड़ाते थे, पता भी नहीं चले पतंग कहाँ चलती है। हमने साइकिल चलाना सीखा, मैंने 2 व्हीलर चलाना सीखा। सुबह सुबह को पिताजी बाहर ले जाते थे हमें किसी ग्राउंड पर और बोलते थे यहाँ चलाओ, क्योंकि वहां चलाना सुरक्षित था। जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि ठीक है भाई, साइकिल नहीं चला सकते, यहाँ 2 व्हीलर मैं नहीं चला सकता। किंतु उस बचपन की अवस्था में पिताजी अगर हमको कहते
कि भाई तुम ये नहीं कर सकते हो, तो शायद मुझे लगता है एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर पैदा हो जाता। क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम सब करो, इससे एक आत्मविश्वास निर्माण हुआ। और आगे चल के मैंने जो भी किया शिक्षा में, समाज के क्षेत्र में या साहित्य में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में वो आत्मविश्वास ने वो काम किया है। स्कूलिंग कैसे हुई आपकी? क्या इनिशियल चैलेंजेस थे उस समय आपके? हाँ, देखिए 7वीं तक तो नागपुर में ब्लाइंड स्कूल थी, तो वहां कोई खास चैलेंज नहीं आई। जब हमने 8वीं कक्षा से एक नॉर्मल स्कूल में जाना प्रारंभ किया, तो वहां से चैलेंजेस प्रारंभ हो गई। एक तो समय पर राइटर्स का चैलेंज था, हमको ढूंढना पड़ता था, क्योंकि घनश्याम जी और मैं साथ में पढ़ते थे और हम पढ़ने में होशियार थे। तो हमारी ये अपेक्षा थी कि हम 10th का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम टॉप करेंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो राइटर्स अच्छे ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने 10-15 स्कूल्स में जाकर के विद्यार्थियों का टेस्ट लेकर के, क्योंकि आपको पता है कि एक क्लास कम की राइटर होनी चाहिए, तो वो बहुत ही बड़ा चैलेंज था। और जैसे हम कॉलेज में आए और हमने 10th मराठी मीडियम से दिया और 11th से लेकर हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम ले लिया, तो चैलेंज ये था कि किताबें उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं थी अंग्रेजी मीडियम में। तो उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये स्क्रीन रीडर्स नहीं थे, तो सारी की सारी किताबों को या तो कोई पढ़ के बताए या उसको कैसेट्स पर रिकॉर्ड करे। तो वो एक इतना बड़ा चैलेंज था कि हमारा मतलब साल भर का जो ना दिवाली तक का समय तो सिर्फ किताबों को रिकॉर्ड करने में ही निकल जाता था। और वहां मेरी छोटी सिस्टर है उषा, जो कि सनेत्र है, वो हमें रोज 2 घंटे सारी रिकॉर्डिंग करके देती थी। तो इस प्रकार से परिवार से भी हमको बहुत एक सपोर्ट मिला और इस तरीके से हम पढ़ाई में फिर आगे बढ़ते रहे। परिवार में 2 चीजें होती हैं, मैं 2 चीजें आपसे समझना चाहता हूँ। एक तो आपके बड़े भाई घनश्याम सर, जो हमारे रेडियो के टीम मेंबर भी रह चुके हैं, इज अ वंडरफुल पर्सनैलिटी हिज। तो वो विजुअली इम्पेयर्ड थे, आपसे बड़े थे। क्या वो आपको मदद मिली, उन्होंने आपको गाइड किया क्योंकि आप उनसे छोटे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। हम घनश्याम और मैं एक साथ ही स्कूल में हमने दाखिला ली, तो हम चाहे वो हम मेरे से 1.5-2 साल बड़े थे, लेकिन हमने एक साथ ही स्कूलिंग शुरू की। तो जो भी चैलेंजेस आए वो हमारे सामने एक साथ आए। और हमारा गाइडेंस कहीं ना कहीं फिर छोटे भाई राजेश को जरूर मिला, क्योंकि वो हमसे 6-7 साल छोटे थे। और घनश्याम और मैंने बिल्कुल पढ़ाई साथ में की, हमारा उठना बैठाना, खाना पीना, स्कूल कॉलेज आना जाना बिल्कुल साथ में ही होता था। कभी ऐसा नहीं होता था कि घनश्याम जी अकेले स्कूल चले जाएं या मैं चले जाऊं। तो हम जुड़वा भाइयों से भी अधिक मतलब एक दूसरे से जुड़े रहे। दूसरा, आपने अपनी बहन का जिक्र किया जी। आज की डेट में परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं। उस समय स्टडी का जो बोझ इतना नहीं था। आज मेरी कुछ यंगस्टर से बात होती है राइटर को लेके या रिकॉर्डिंग को लेके, हालांकि अब तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन भी वाइब्रेंट हो गई हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ आपकी बहन क्यों नहीं या भाई क्यों नहीं आपका सपोर्ट कर रहा आपको? तो वो कहते हैं कि यार उनका अपना ही स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है कि यार कहीं ना कहीं बाद में ये ना कहें कि तुम्हारे लिए हमने अपने फ्यूचर को वो दाव पे लगा दिया, हम नहीं पढ़ सके तुम्हारी हेल्प करने के चक्कर में। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही बात की। आज भाई बहन को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इतना हम व्यस्त हो चुके हैं या आपने आपको व्यस्त तो ये आपके केस में था, ये मैं पूछने वाला हूँ, क्या उनकी स्टडी सफर हुई आपके चक्कर में या कभी उन्होंने कंप्लेन की? नहीं, कभी कंप्लेन नहीं की। कि ये मुझे लगता है कि हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कार थे या उनका स्वभाव अच्छा था। तो जो भी उनका रूटीन था, वो खुद की भी पढ़ाई करती थी, वो स्कूल में टीचर भी थी, तो 4-5 घंटे स्कूल में भी जाती थी। लेकिन एक समयबद्ध तरीके से रोज 2 घंटे घनश्याम विनोद के लिए मुझे पढ़ के बताना है या रिकॉर्डिंग करना है, ये उनके दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। तो जैसे अपना काम कोई जैसे कैसे करता है, वैसा ही वो हमारा काम भी करती थी। और मुझे लगता है कि आज के बच्चों के लिए हमारी सिस्टर उषा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार से भाई बहन एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। और वो भी ऐसा भी नहीं कि 1-2 साल, जब तक हम पढ़ते रहे, जब तक हमने एमए इंग्लिश नहीं किया, करीब 7-8 वर्ष वो लगातार हमारे लिए 2 घंटे पढ़ती रही। जॉब लेना मुश्किल था उस समय? हाँ, हमारे लिए जॉब लेना मुश्किल था। वो एक ऐसी चुनौती थी, वो भी मैं बताऊं आपको। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एमए इंग्लिश में नागपुर विश्वविद्यालय से, और घनश्याम जी सेकंड मेरिट थे। तो हमने साक्षात्कार देना प्रारंभ किया जैसे ही हमने एमए समाप्त किया, और हम सेट की एग्जामिनेशन भी पास हो गई, जो कि एक लेक्चरशिप के लिए आवश्यक होती है। तो मैं स्वयं का एग्जाम्पल आपको बताऊं, 22 कॉलेजेस में मैंने इंटरव्यूज दिए।
और जो साक्षात्कार लेते थे उनमें से आधे से अधिक वो प्रोफेसर हमको जानते थे, क्योंकि हम आसुदाणी बंधु एक जाना माना नाम था पूरे नागपुर और विदर्भ में। तो मुझे आश्चर्य ये लगा कि हम गोल्ड मेडलिस्ट थे, उसके बावजूद भी उनके जो प्रिजुडाइजेस थे, जो पूर्वाग्रह थे नेत्रहीनों के प्रति, वो खुल करके साक्षात्कार में सामने आते थे। मैंने एक दो उदाहरण आपको बताऊं। एक कॉलेज के किसी इंटरव्यू पैनल पर किसी ने मुझसे पूछा, भाई साहब आपको दिखाई नहीं देता है, बच्चे पिछले दरवाजे से अगर कॉलेज के क्लास में से बाहर निकल गए तो आप क्या कर लेंगे? मैं तो समझ गया कि भाई साहब जवाब तो देने वाले नहीं है। मैंने कहा मेरे सर ये बताइए, आपकी क्लास में जब बच्चे उठ के चले जाते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या कॉलर से पकड़ के बैठा देते हैं? या दूसरी बात उन्होंने कहा, एक कॉलेज में उन्होंने कहा कि भाई आप ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकते, तो हाउ यू आर गोइंग टू टीच? मैंने कहा सर आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं क्या? बोले हाँ मैं तो लिखता हूँ। मैंने कहा आपकी यूनिवर्सिटी में 99% लोगों को दिखाई देता है, वो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखते होंगे? बोले हाँ। तो फिर मैंने कहा कि आपके विश्वविद्यालय का रिजल्ट सिर्फ 30-32% क्यों लगता है? 99% लगना चाहिए ना। अगर लिखने का ही पढ़ाई से संबंध है फिर तो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर कोरिलेशन। तो ये बहुत अजीब बात है कि पढ़ाई लिखाई से इंसान सोचना नहीं सीखता है। मैंने ये देख चुका हूं कि अच्छे अच्छे प्रिंसिपल, अच्छे अच्छे प्रोफेसर, पढ़े लिखे लोगों के पास भी सोच नहीं है। सोच आती है किसी दूसरे जरिए से, जिंदगी से अगर आप वाबिस्ता है तो ही सोच आती है, पढ़ने लिखने और डिग्रियां हासिल करने से नहीं आती। विनोद सर, अभी रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत रिसेंटली इसी मंथ की बात जी, एक बहुत बड़ी अधिकारी हैं हमारे डिपार्टमेंट में ही, जो डिसेबिलिटी को देखता है, नाम नहीं ले सकता अभी मैं। जी जी। तो उनसे मैं बात कर रहा था तो एक प्रोग्राम के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं भी विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। तो उन्होंने कहा कि विजुअली इम्पेयर्ड हो तो फिर व्हाट्सएप पे मेरे साथ कैसे बात कर रहे हो आप? बताइए कि आज की टेक्नोलॉजी के दौर में और वो ये हमारे बेसिक पता नहीं है। डिपार्टमेंट में है, वो डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में है और बहुत ऊंचे पद पे हैं। जी। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अभी भी सेंसिटाइजेशन हम बोल रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पे चीजें टस से मस नहीं हुई हैं, वहीं की वहीं अभी तक भी हैं। और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। और ये अवेयरनेस पता नहीं कितना समय लगेगा। हमें लगता है कि क्योंकि हम थोड़े से अब एक्टिव हो गए हैं, हमारे आसपास के लोग जानते हैं तो सारे लोग समझ गए हैं, लेकिन अभी भी अवेयरनेस का लेवल बहुत शून्य के बराबर है। बिल्कुल, यानी व्हाट्सएप चलाना उनके लिए लगता है कि चमत्कार कर रहे हैं ये लोग व्हाट्सएप चला। उनको नहीं मालूम था कि फोन में स्क्रीन रीडर होता है। हालांकि जो फोन वो यूज करते हैं उसमें भी स्क्रीन रीडर लगा हुआ है, कभी उन्होंने एक्सप्लोर भी नहीं किया कि उसमें वहां भी लगा हुआ है। जी। आप इंग्लिश के एसोसिएट प्रोफेसर हैं? जी, इंग्लिश का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैं, श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नागपुर में। जी। और आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल रहा है सिंधी लैंग्वेज में, सिंधी भाषा के लिए। मेरी एक सिंधी गजल का संग्रह है जिसका नाम है हथ पकड़ जा, यानी हाथ पकड़ना, और इंग्लिश में लेंड मी दाई हैंड। तो इंग्लिश में आपने क्यों नहीं कोशिश की? सिंधी में आपका झुकाव क्यों था, ये थोड़ा सा बताएं। अब ऐसा, मैं लिखता तो तीनों भाषाओं में हूँ, सिंधी में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, अंग्रेजी में भी लिखता हूँ। अब क्योंकि मेरी सिंधी मातृभाषा है तो मेरा थोड़ी सी रुचि उसमें ज्यादा थी और मैंने उसमें ज्यादा काम किया है, तो इसलिए शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं सिंधी भाषा में धीरे धीरे प्रसिद्धि ज्यादा प्राप्त कर गया और लोगों के संपर्क में ज्यादा आया एक के बाद। और उसका टेक्निकल रीजन ये भी है कि हिंदी भाषा में लाखों करोड़ों लोग लिख रहे हैं, अंग्रेजी में भी करोड़ों लोग लिख रहे हैं। शायद इसलिए मेरा साहित्य जितना मशहूर होना चाहिए था, प्रसिद्ध होना चाहिए था, अब तक वो हिंदी और अंग्रेजी में नहीं हो पाया। और क्योंकि सिंधी स्पीकिंग लोगों की संख्या कम है तो वहां पर आप अपने आप को थोड़ा सा जल्दी स्थापित कर सकते हैं, तो ये भी एक कारण रहा होगा। अदरवाइज कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये आपके लिए? मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किसी भी भाषा में किसी भी लेखक का जो सपना रहता है वो यही रहता है कि केंद्रीय साहित्य अकादमी की तरफ से उसको पुरस्कृत किया जाए। गवर्नमेंट लेवल पर ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड माना जाता है। तो आपका ड्रीम था ये? जी, मेरा भी ड्रीम था। और मैं इंटरेस्टिंगली बताऊं, गुजरे 9 सालों से मेरी कोई ना कोई किताब इस अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट होती चली आई है। लगातार 9 years माय बुक्स वेर शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस अवार्ड। और आज 9 सालों के बाद मुझे फिर मेरे इस 5वें गजल संग्रह पर ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और जहां तक मैंने जानकारी हासिल की है कि भारत के 24 भाषाओं में हर साल ये अवार्ड दिया जाता है एक एक राइटर को। अब तक किसी भी नेत्रहीन को मैं कहता हूँ ये अवार्ड नहीं मिला है। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि कहीं ना कहीं हमारा जो नेत्रहीनों द्वारा लिखा गया साहित्य है
उसके लिए भी ये एक रिकॉग्निशन है, क्योंकि मैं विकलांग साहित्य विमर्श यानी डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन लिटरेचर पर भी काम कर रहा हूं। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी मैं जो इसी पे ही कविता है, आने वाला था, जी मैं जी इसी पे जी ही आने वाला था, जी लेकिन जी उससे पहले मैं एक बात कहूं कि ये बहुत ही प्राउड की मोमेंट है हमारे लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। ये सिर्फ आपको रिकॉग्निशन नहीं मिली है, ये आपने दरवाजे खोल दिए हैं यूथ के लिए कि भाई इस फील्ड में भी हम जा सकते हैं और इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और ये खुशी रिकॉग्निशन, की बात है कि ये मेन स्ट्रीम अवार्ड है, ये किसी दिव्यांगों के लिए अलग से एग्जैक्टली। अवार्ड नहीं है, ये मेन स्ट्रीम अवार्ड है। तो मुझे लगता है कि ये एक इंटीग्रेशन की और भी एक कदम माना जा सकता है। अच्छा, फैमिली में कैसा माहौल? फैमिली में बहुत ही सपोर्टिव माहौल है। मेरे माता पिता के बाद मेरी पत्नी आरती हैं, बेटी आस्था है, बेटा विनय है। तो ये लोगों का सपोर्ट रहता है, कहीं आना है, कहीं जाना है, कहीं टेक्निकल कोई मदद चाहिए, है ना, तो हमेशा ही ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ऐसा है ना कि मैं बहुत सारा समय साहित्य पढ़ने पर, लिखने पर व्यतीत करता हूँ। तो जो रोजमर्रा की जिम्मेदारियां होती हैं घर की, उनसे भी मुझे कहीं ना कहीं वो मुक्त करते हैं, तो ही इतना काम कर पाते हैं। तो मुझे लगता अच्छा, है जो उनका। साहित्य लिखते हैं, एक जी उनकी जो वाइब्स होती है, उनकी एक शिकायत होती है कि ये जो हाँ, साहित्य लिखते हैं बड़े बोरिंग होते हैं, रोमांटिक नहीं होते। आपको भी ये झेलना पड़ता है? कभी कभी तो साहब ऐसा आता है, क्योंकि हमारी पत्नी ऐसा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी लग ही जाता है कि बस आप वो किताबों में उलझे रहते हैं या पढ़ते रहते हैं या लिखते रहते हैं। तो ऐसे थोड़े बहुत ताने तो सुनने को मिल जाते हैं। तो ऐसा है ना कि नो गेन इज विदाउट पेन। अच्छा, अब आते हैं हम डिसेबिलिटी डिस्कोर्स पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने छेड़ा और इस पे मैं बात करना चाहता था। जी जी। हम कितना भी आज भी बोल लें, जो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स शब्द है, हम्म, ये इंडिया में 2010-12 के बाद लोगों को पता लगा कि ऐसा भी कोई वर्ड होता है, डिसेबिलिटी जी डिस्कोर्स। जी और 2023 तक भी हमारे पास डिसेबिलिटी डिस्कोर्स के नाम पे बहुत कम लिटरेचर है जहाँ इस पर बात होती है। तो हाँ। कभी आपको लगा कि इसके ऊपर भी मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए और इसको भी मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए ताकि लोग इस विचार विमर्श को भी समझें? और इस पर आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में अब हमें बताएं। हाँ, अब डिसेबिलिटी डिस्कोर्स, पहली बात तो ये है कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। मैं आज सिर्फ इसको डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन लिटरेचर पर बात करना चाहूंगा। यानी जो साहित्य विमर्श जो है, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, उसमें अलग अलग प्रकार के अप्रोचेस है। जैसे आपने देखा कि फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर होता है, फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच होता है, फ्रॉइडियन अप्रोच होता है, सबाल्टर्न लिटरेचर होता है, और एक दलित लिटरेचर, ऐसे। और तो इसी प्रकार से मेरा मानना है कि हम साहित्य को भी डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव में इंटरप्रिएट करें और समझें भी। यानी जो डिसेबिलिटी सेंसिबिलिटी है लिटरेचर में जो रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको एक जो ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक न्यू थ्योरी माने। तो इस दिशा में मैं कोशिश कर रहा हूं, और मेरा एक प्रयत्न है कि डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन लिटरेचर पर बाकायदा थ्योरी हम डेवलप करें। जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी डेवलप हुई है, दलित लिटरेचर की थ्योरी डेवलप हुई है। तो उससे क्या होगा, ये एक मेन स्ट्रीम जो लिटरेचर की पढ़ाई होती है ना, उसमें हमें कुछ डिसेबिलिटी डिस्कोर्स की थ्योरी भी पढ़ा पाएंगे। तो इस दिशा में मैं एक किताब लिख रहा हूँ, और मेरी कोशिश है, कुछ मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, कुछ मैंने लेक्चर्स भी दिए हैं यूनिवर्सिटीज में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी में, कि ताकि लोगों को पता चले कि डिसेबिलिटी डिस्कोर्स, ये विकलांग विमर्श भी साहित्य में एक अलग अपनी थ्योरी है, एक सिद्धांत है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। इसमें डिसेबिलिटी डिस्कोर्स के अंदर 3-4 चीजों को हम शामिल करते हैं। एक, डिसेबल्ड्स द्वारा लिखा गया लिटरेचर, जैसे मैंने जो लिखा है ये डिसेबिलिटी डिस्कोर्स में आएगा। दूसरा, मेन स्ट्रीम जो राइटर लिखते हैं, जो नॉर्मल राइटर्स हैं, लेकिन उनके कहानियों में, उपन्यासों में कहीं डिसेबिलिटी पात्र आता है या डिसेबिलिटी की अगर बात होती है, तो वो भी डिसेबिलिटी लिटरेचर में हम लेंगे। तीसरी बात, चाहे वो कोई भी लिखे, लेकिन क्या उसमें डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव, एक विकलांगों का नजरिया रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या। अब विकलांगों का नजरिए का मतलब ये है कि क्योंकि हमें एक कोई सेंस कम है, जैसे मैं देख नहीं पाता हूं। अब आप मेरी अगर पोइट्री पढ़ेंगे, मेरा अगर काव्य पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको विजुअल इमेजरी या विजुअल डिस्क्रिप्शंस ना के बराबर मिलेंगे, क्योंकि
मुझे उस बात का डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कोई खूबसूरत लड़की है, तो खूबसूरत लड़की का जो नॉर्मल व्यक्ति जो चित्रण करेगा, उसकी नीली आंखें और गाल और गुलाबी होंठ, लेकिन ये शब्द नहीं है। वो जिस तरीके से खड़ी होती है, बोलती है, देखती है, यहाँ सूर्योदय सूर्यास्त या समुद्र का जिस प्रकार का एक ना विजुअल डिस्क्रिप्शन उनके यहाँ आएगा उनके कविताओं में, वो मेरी कविताओं में नहीं आ सकता, क्योंकि दैट इज नॉट माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो इसके बजाय एक नई सेंसिबिलिटी, जिसको मैं कहता हूं न्यू एस्थेटिक्स, मेरे पोइट्री में आपको दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर स्पर्श का बोलबाला है। मेरे जो अनुभूतियां हैं वो स्पर्श की हैं, मेरी जो अनुभूतियां हैं वो ध्वनि की हैं, वो आवाजों की हैं। तो ये आवाजों से मेरा ताल्लुक ज्यादा है, सुनने से मेरा ताल्लुक ज्यादा है, स्पर्श से मेरा ताल्लुक ज्यादा है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि काव्य के जो बिंब हैं, जो प्रतिबिंब हैं, जो प्रतीक हैं, वे कहीं भी दृष्टि के आधारित नहीं है, विजुअल नहीं है। वो मेरे हिसाब से वो मेरे लिए वो आवाज से रिलेटेड है। तो और इससे होता क्या है कि एक नए तरीके की चेतना, नए तरीके की संवेदना, मैं तो उसको कहता हूं कि न्यू लिटरेरी एस्थेटिक्स मैं पोइट्री के अंतर्गत एस्टेब्लिश करने के पीछे। जैसे एक दो मैं गजल के अपने शेर आपको कह सुनाता हूं, क्योंकि रोशनी को इस ब्रह्मांड का एक बुनियादी घटक माना गया है। जैसे आप देखेंगे ना, बाइबल भी जब चालू होती है तो लेट देयर बी अ लाइट एंड देयर वाज अ लाइट, ये एक पहला सेंटेंस है। यानी जब भी ईश्वर इस संसार की रचना करता है तो वहां प्रकाश, उजाला, ऐसी बातें होती हैं। आप देखेंगे कोई समाधि में बैठा है, कोई महात्मा है, तो उसे क्या दिखाई देता है? रोशनी दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है। मेरा प्रश्न है कि यदि कोई नेत्रहीन महापुरुष बन जाए तो उसे क्या रोशनी दिखाई देगी कि नहीं देगी? ये बुनियादी सवाल है। तो मैं कहना चाहता हूं कि रोशनी, ये शब्द को हम सिर्फ देखने से क्यों वाबस्ता मानते हैं? तो इस बुनियादी अजम्पशन को मैं चैलेंज कर रहा हूं अपने एक शेर में कि दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी। यानी रोशनी का संबंध सिर्फ देखने से नहीं है। दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। यानी मैं ये बोलना चाहता हूं कि डार्कनेस इज नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्कनेस हैज गॉट इट्स सेपरेट यूनिक एग्जिस्टेंस। और ये सत्य बात है, क्योंकि डार्कनेस एटर्नल है, अंधेरा अनंत है। रोशनी जो है डार्कनेस के बैकग्राउंड पर देखी जा सकती है। तो यहां पर जब मैं अंधेरों की अलग पहचान की जब मैं बात कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू से दैट द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स लाइक दैट ऑफ द ब्लाइंड, डिसेबल्ड, they also have their unique identity in this world, in this society. तो ये कहीं ना कहीं मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस प्रकार से डिसेबिलिटी डिस्कोर्स सिर्फ डिसेबिलिटी लोगों के लिए संवेदना क्रिएट करने का माध्यम नहीं है, संपूर्ण जीवन को डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव में समझना है। और डिसेबिलिटी यूनिवर्सल है। मैं अब जो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का अंतिम बिंदु है मेरा, मैं चाहता हूं कि डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव यूनिवर्सल है। हर व्यक्ति या कभी ना कभी किसी न किसी सिचुएशन में डिसेबल रहा है। तो जब भी, अब डिसेबिलिटी क्या है? इट इज द गैप बिटवीन एस्पिरेशन एंड योर एफर्ट। यदि आप मान लीजिए कोई बच्चा 90% लाना चाहता है लेकिन उसकी कैपेसिटी है 60% की, तो ये जो गैप है 60 से 90 वाली, व्हाट इज दिस? दिस इज हिज डिसेबिलिटी, एकेडमिक डिसेबिलिटी। तो उसी प्रकार से मुझे यहां से कहीं जाना है और मेरे पास कार नहीं है, तो मेरा एस्पिरेशन जाने क्या है? कार नहीं है, कार बिकम्स माय डिसेबिलिटी एट दैट टाइम। तो ये हमें एक यूनिवर्सल अप्रोच लेना पड़ेगा डिसेबिलिटी के प्रति, ना कि कॉन्टेक्चुअल अप्रोच की सिर्फ डिसेबल जो लोग हैं जिन्हें कोई एक दिखाई नहीं देता, या हाथ नहीं है, या पैर नहीं है, सुनाई नहीं देता, ये डिसेबिलिटी का एक बहुत छोटा अप्रोच है। तो डिसेबिलिटी जो है वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से मतलब ऑपरेट करती है। कभी कोई इमोशनल डिसेबल्ड होता है, कोई सोशली डिसेबल्ड होता है, कोई फाइनेंशियली डिसेबल्ड होता है, कोई आर्टिस्टिकली डिसेबल्ड होता है, कोई कल्चरली डिसेबल्ड होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पोइट्री नहीं समझ में आती, म्यूजिक नहीं समझ में आता। मैं उनको बताऊं भाई तुम लोग आर्टिस्टिकली डिसेबल्ड हो, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आर्ट। बिल्कुल। जैसे मुझे दिखाई नहीं देता तो आई एम विजुअली चैलेंज्ड हूं, तुम आर्टिस्टिकली चैलेंज्ड हो। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सपांड द स्कोप ऑफ डिसेबिलिटी। इस पे दो चीजें समझना चाहता हूँ। पहले तो बहुत ही खूब आपने बताया और आपने जो गजल के माध्यम से कन्वे किया, तो दैट वाज ग्रेट। अब दो चीजें मुझे बताएं कि आप मेन स्ट्रीम में काफी पॉपुलर हैं, ऑब्वियसली आपकी किताबें वहां जाती हैं, आप लोगों से मिलते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं।
क्या उन लोगों में डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को लेके किसी तरह का कोई इंटरेस्ट है मेन स्ट्रीम में? और दूसरा सवाल, क्या आपके साथ और भी हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर में लोग हैं जो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स के ऊपर लिख रहे हैं या इसे मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये दुनिया एक तो बहुत फास्ट है और वी आर बम्बार्डेड विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लॉट ऑफ टॉपिक्स, तो स्पेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जब भी मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि एक सेशन ऑफ डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का मुझे दें, तो ये हो जाता है। जब आप बात करोगे तो आपको एक सेशन मिल जाएगा। अपने उनके तरफ से इनिशिएटिव बहुत कम लिया जाता है, तो मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो डिसेबिलिटी सेक्टर में हैं, जो टीचिंग से जुड़े हुए हैं, जो अकेडमिशियंस हैं स्पेशली, और बाकी लोग भी, वे लोग डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को अपने अपने क्षेत्रों में, लिटरेचर में और बाकी क्षेत्रों में भी इसको स्थापित करने का प्रयास करें। और हम लोग ही नहीं करेंगे तो बाकी लोग इतने उदार नहीं है कि वो हमारे डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को बोलेंगे आप आइए और यूनिवर्सिटी में शामिल करिए। तो जहां जहां मेरी पहुंच होती है तो मैं कोशिश करता हूं कि डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को शामिल किया जाए एकेडमिक्स में, यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में, करिकुलम में, या कहीं कोई गेस्ट लेक्चर रखा जाए, कोई कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाए। तो ये एफर्ट्स तो हो रहे हैं लेकिन वो बहुत कम है। थोड़े से बढ़ जाएं तो वो विजिबल होंगे। जैसे इको क्रिटिसिज्म जो है, ये है ना, इन्वायरमेंटल डिस्कोर्स जो आया है, ये 1990 से चालू हुआ। आज पूरी दुनिया में इको क्रिटिसिज्म की बात हो रही है। लिटरेचर में इको क्रिटिसिज्म पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। 3 साल में बहुत कुछ काम हो गया, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए। इन्वायरमेंट एक जो है ग्लोबल मुद्दा बन चुका है। तो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स में अगर बात करना जब प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है धीरे धीरे कुछ तो परिवर्तन होगा ही। हालांकि ऑफ कोर्स आई नो दैट ओवरनाइट द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज, बट वी मस्ट डू समथिंग। राइट, तो मतलब बहुत माइन्यूट लेवल पे है अभी, बहुत माइन्यूट लेवल पर है। 2 चीजें अगेन आपसे समझना चाहता हूँ। एक, जो आप एफर्ट करते हैं और आपको सेशन वगैरह मिलते हैं, या जो आपका फ्रेंड सर्कल है साहित्य दुनिया में, उनकी जो अप्रोच है वो सिंपैथेटिक है या एम्पैथेटिक है? सवाल एक। और दूसरा मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग मुझे पहुंचते हैं, साहित्य में अनफॉर्चुनेटली डिसेबल्ड को एक चैरिटी मॉडल की तरह प्रस्तुत किया गया है। कोई भी साहित्य आप अगर उठाते हैं तो क्या ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म है, या आपको लगता है कि ये लोगों की गलत अवधारणा है? अब आपने एक तो 2 प्रश्न किए। पहले मैं आपको सेकंड प्रश्न पर आता हूँ, क्योंकि डिसेबिलिटी के जो डिसेबल्ड लोग जो लिखते हैं उनकी जो क्रिएटिव आउटपुट है उसको एक चैरिटी माना जाता है या सेकेंडरी माना जाता है, ये हकीकत है। और ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि मैं अगर 100 दिव्यांग साहित्यकारों से बात करूं तो उसमें 80% लोग सिर्फ अपने ही इशू से रिलेटेड लिखते हैं। यानी दिव्यांगों को कैसा लगता है, क्या लगता है, या दिव्यांगों पर अन्याय होता है, उसका प्रोटेस्ट लिटरेचर होता है। तो इस प्रकार का जो प्रोटेस्ट लिटरेचर है या अपने तक सीमित, अपने इशू से रिलेटेड लिटरेचर है, जैसे भाई व्हाइट केन डे पर कविता लिख दी, लुई ब्रेल पर कविता लिख दी, हेलन केलर पर बहुत सारी कहानियां लिख दी, तो ये ठीक है, अपने सर्कल में तो ठीक है, लेकिन मेन स्ट्रीम का वो हिस्सा नहीं बन पाएगा ना कभी भी। तो आप अगर मेरी पूरी कविता संग्रह को उठा लें, कहीं भी मैंने डिसेबिलिटी इशू पर बात नहीं की है। ना ही मेरे साहित्य में आपको लगेगा कि मैं विकलांगों पर जो अन्याय हो रहा है उसकी कहीं भी बात करता हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरी जो गजल है खास करके, तो वो पोस्ट मॉडर्न गजल, आज जिस प्रकार की हिंदी, उर्दू, सिंधी, गुजराती में जो एक पोस्ट मॉडर्न गजल एक जो मेन स्ट्रीम राइटर लिख रहा है, बिल्कुल उसी तोड़ की गजल मैं लिख रहा हूँ। तो इसमें आप जब मेरी गजल पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि कहीं दृष्टिहीनों की मैं बात कर रहा हूँ। वो कहीं कहीं किसी शेर में, वो भी सीधा दृष्टिहीन का कहीं बात नहीं, जो मैंने आपको शेर सुना उसको लगेगा नहीं आपको कि दृष्टिहीनों की बात की जाइए। अंधेरा यानी कोई भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हो सकता है। तो हम जब जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर लिख रहा है उस क्वालिटी का जब तक हम लिटरेचर नहीं लिखेंगे तब तक हमारे मेन स्ट्रीम लिटरेरी सर्कल में उसका कोई रिकॉग्निशन भी नहीं होगा। तो हमें मेन स्ट्रीम लिटरेचर लिखना है ना कि हम अपने सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखने हैं। तो ये बहुत सारे हमारे विकलांग भाई बहन ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ अपने अनुभव वाली चीजें लिखती हैं। बिकॉज लिटरेचर क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस इनटू यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ विकलांग का एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस है, एक इंसान का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मुझे उस प्रकार से वो जो लिटरेचर की जो डिमांड्स हैं, लिटरेचर के जो मयार बोलते हैं जो हमें,
जो जो स्तर होता है, जो लिटरेरी एस्थेटिक्स के डिमांड्स हैं, उसको समझ के हम अगर लिखेंगे तो उसकी मेन स्ट्रीम लिटरेचर में बिल्कुल रिकॉग्निशन होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो हमारे तरफ से कहीं एक जो है ना उतने सिंसियर एफर्ट्स नहीं किए जाते। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है दिव्यांग भाई बहनों के लिटरेचर में, तो कहीं ना कहीं उसमें वो एक कुंठा नजर आती है मुझे। उससे बाहर निकले, आप यूनिवर्सल बातों पर बात करें, लिखें, तो आपको जरूर रिकॉग्निशन मिलेगी। एक बात ये। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि लोगों का अप्रोच कैसा होता है। लोगों का अप्रोच क्यूरियोसिटी वाला होता है। उनको लगता है कि चलो देखें ये क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं। जैसे मैंने कोशिश की और बाकी लोगों ने भी कोशिश की, पहली बार जुलाई 2023 में सेंट्रल साहित्य अकादमी द्वारा न्यू दिल्ली में पहला दिव्यांग साहित्यिक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें भारत से 20-25 कहानीकारों को, कवियों को, गजलकारों को, क्रिटिक्स को बुलाया गया। सारे के सारे दिव्यांग थे। तो साहित्य अकादमी को हमने अगर परसुएट किया तो इस प्रकार का उन्होंने सेमिनार लिया और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हर साल इस प्रकार का दिव्यांगों का एक लिटरेरी सेमिनार साहित्य अकादमी होस्ट करेगी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जब एफर्ट्स होंगे तो हमारा लिटरेचर लोगों के सामने आएगा, क्योंकि साहित्य अकादमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। आप तीनों विजुअली इम्पेयर्ड थे, तो सोसाइटल स्टिग्मा फेस किया आप लोगों ने? हाँ, मतलब इतना ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा, क्योंकि हमारे बहनें भी दो बड़ी पहले ब्लाइंड थी, उसके बाद हम 3 भाई थे, 5 लोग थे। तो ये तो किया हमने, क्योंकि उस समय अब जब 1960-1970 के जो दशक थे तो अवेयरनेस बहुत ही कम थी। एक बहुत ही मतलब मम्मी मुझे बताया करती थी कि जब उनको ऐसे लगातार 4 बच्चे ब्लाइंड हो गए तो उनकी जेठानी, देवरानियां, सब चाची, मामियां, ये लोगों ने उसको लगभग बायकॉट कर दिया। बायकॉट कर दिया मतलब कोई भी दूसरी लेडी अपने बच्चे को मम्मी के गोद में नहीं देती थी। ये मानती थी कि शायद कोई अभिशाप है हमारे मम्मी के साथ, अपना बच्चा उनके गोद में देने से हो सकता है कि उसकी दृष्टि भी चली जाए। तो इस प्रकार की पीड़ा भी हमारे मम्मी को सहनी पड़ी। तो ये एक प्रकार का जो पूर्वाग्रह थे समाज में, उसका शिकार होना पड़ा। फिर से लौट के आता हूँ आपके लिटरेचर पे जी। जब हम आपकी जर्नी को एनालाइज करते हैं, या आपके कंटेम्पररीज की जर्नी को एनालाइज करते हैं, तो उस समय बहुत सारे लोग हमें हमारे समाज से प्रोफेसर्स मिलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जी, या फिर प्रोफेसर। उस समय चैलेंजेस थे, लेकिन बावजूद उसके काफी लोग पीएचडी करते थे और प्रोफेसर थे। लेकिन बावजूद उसके उस समय आप लोगों ने कोई फोरम नहीं बनाया, जबकि उस समय आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि एक कॉमन फोरम बना के हम डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को प्रमोट कर सके। तो ये कहीं ना कहीं चूक रही। बिल्कुल रही। मुझे बड़े दुख इस बात का होता है कि हम नौकरी मिलने तक तो बड़े एक्टिव रहते हैं, और एक बार नौकरी मिल जाए तो फिर हम अपने डिसेबिलिटी क्षेत्र से किनारा कर लें। फिर हम अपने टैलेंट का उपयोग बाकी मतलब जो ना उस क्षेत्र में नहीं करते, समाज परिवर्तन के लिए नहीं करते, समाज जागृति के लिए नहीं करते। जैसे प्रोफेसर्स हैं, तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर ऐसे डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन लिटरेचर और सारी इस प्रकार की बातों को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार का कहीं दिखाई नहीं देता। एक कंसर्टेड एफर्ट्स जिसको बोलते हैं ना, कंसर्टेड एफर्ट्स, वो नहीं दिखाई देते हैं। जो भी डिसेबिलिटी के क्षेत्र में संस्थाएं कार्यरत हैं वो एक प्रकार के जनरल एनजीओ हैं, जनरल उनके जो है ना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऐसे प्रोफेशन वाइज, जैसे भाई प्रोफेसर्स का कोई फोरम होना चाहिए। अब पोइट्स एंड राइटर्स का क्यों नहीं है? पूरे देश भर में अलग अलग भाषाओं में 50-100 लोग तो होंगे ही लिखने वाले, दृष्टिहीनों में भी या दिव्यांगों में। तो इनका कोई लिटरेचर का कोई साहित्य मंच नहीं है। तो हम अपना इस प्रकार से जो है ना सेक्टर वाइज ग्रुप्स नहीं बना पाए हैं। जो भी बड़ी संस्थाएं का आप नाम लोगे, स्पेशली दृष्टिहीनों के क्षेत्र में, वे जनरल है। आज भी उनका क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना, छोटे मोटे स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करना। तो इससे आगे जो लोग गए, जो इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस में गए हैं, जैसे एडवोकेट्स हैं, तो ब्लाइंड एडवोकेट्स की कोई संस्था क्यों नहीं है? हाँ, ब्लाइंड राइटर्स की नहीं है। तो इस प्रकार का कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग जो है ना रियली में मेन स्ट्रीम कर पाएंगे। क्योंकि अब तक भी हम सोसाइटी हमें ऐसा दिखती है कि ये लोग लेने वाले हैं हमसे, बट हम देने वाले बन सकते हैं। इंटेलेक्चुअली वी कैन कंट्रीब्यूट, कल्चरली वी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो ये चैनल्स हमने एक्सप्लॉइट नहीं किए हैं अभी तक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात बोली, दोनों चीजें। और एक तो जब हम जॉब मिल जाती है हम बायकॉट हो जाते हैं, या फिर हम
एक इजी वे ढूंढ लेते हैं एक्टिविज्म का ऑनलाइन, कि एक फेसबुक पे Yes. पेस्ट लिख दी, जहां हमने एक ईमेल कर दिया, या ट्विटर पे कुछ लिख दिया, हम मूवमेंट्स में जाना बंद कर देते। और मूवमेंट बंद हो गई इसी चक्कर में इंडिया में। पहले हम देखते थे मूवमेंट्स बहुत वाइब्रेंट होते थे। आज की जी। डेट में कोई आना नहीं चाहता, एनजीओ पैसा भी खर्च करती हैं, इनिशिएटिव भी लेती है, लोग नहीं पहुंचते, उनका भी मोरल डाउन हो जाता है, और गवर्नमेंट को लगता है कि भाई तुम्हारे पास तो नंबर ही नहीं है। पहले ये हजारों में होते थे, तो ये बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, सेक्टर वाइज सेक्टर, हर फील्ड में आज की डेट में हमारे साथ 100-200 एक्टिव लोग हैं, चाहे वो राइटर्स हो, पोइट्स हो, कवि सम्मेलन काफी कर रहे हैं आजकल विजुअली इम्पेयर्ड, और एडवोकेट्स हैं। लेकिन कंपेटिटिव फील्ड ज्यादा हो गया है रेदर देन एक कोलैबोरेशन जो हमारी सेक्टर में होना चाहिए प्रोफेशन वाइज। तो वो मेरे को लगता है कंपेटिटिवनेस ज्यादा आ गई है, उसके कारण इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं हम। तो मेरा तो कम से कम एक मकसद शख्सी ये है कि मैं सारे जो है ना राइटर, ये जो लिटरेचर से रिलेटेड लोग हैं, जो लिखते हैं, लिटरेचर के प्रोफेसर्स नहीं, जो लोग क्रिएटिव लिटरेचर में, जो कवि है, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कहानीकार हैं, इनको कोई ना कोई ऐसा एक मंच में क्रिएट करूं ताकि दिव्यांगों को मैं ला सकूं। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम एक साहित्य के क्षेत्र में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जैसे अलग अलग साहित्य अकादमियां हैं, तो मैं पहला व्यक्ति हूं जो सेंट्रल साहित्य अकादमी के एडवाइजरी बोर्ड पर भी मनोनीत हूं। तो कहीं ना कहीं हमें अपना स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाए तो मतलब समाज इतना उदार नहीं है कि हमें खुद बुलाएगा। ये नहीं हो सकता। आप कदम उठाओ, आप बताओ उनको कि हम ये कर सकते हैं और ये हम करना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली बताओ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पेस हमको मिलेगा। और अगर आप इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हर क्षेत्र में ऐसा ही होता है। जब तक कोई ना कोई डिमांड नहीं करता, वो उस कंसिस्टेंटली उसके पीछे नहीं पड़ता, तब तक कोई भी परिवर्तन अपने आप तो नहीं होगा। आपने लगभग सब कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, व्हाट नेक्स्ट? अब ऐसा है कि मुझे लगता है कि अवार्ड के बाद मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि मैं और अच्छा लिखूं। और एक और भी मिशन है मेरा, मैं सिंधी भाषा जो है हमारी, क्योंकि पार्टीशन के बाद हिंदू सिंधी भारत में आ गए और जो मुस्लिम सिंधी थे वो सिंध में रह गए। तो सिंध प्रांत में भी सिंधी बोली जाती है, भारत में भी सिंधी बोली जाती है। क्योंकि हमारा स्टेट नहीं है सिंधी का, तो इसलिए सिंधी भाषा को बड़े खतरे हैं, स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती है। तो एक तो सिंधी भाषा बचे, इसके लिए भी मैं कार्य करता हूँ। और सिंधी लिटरेचर में बहुत कुछ अच्छा लिखा जा रहा है, बाकी सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी अच्छा लिखा जा रहा है, मराठी, गुजराती, बंगाली में। तो इन भाषाओं का साहित्य अंग्रेजी में आना चाहिए। क्योंकि मेरी भाषा सिंधी है, तो मैंने सिंधी से जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनकी किताबों को अंग्रेजी में अनुवाद करना प्रारंभ किया है। और आई हैव कंप्लीटेड 18 बुक्स, और 18 के 18 छप चुके हैं इंग्लिश में, सिंधी से मैंने ट्रांसलेट किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि सिंधी लिटरेचर जो है वो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे, और सारे वर्ल्ड ऑडियंस उसको पढ़ें। ऐसा मेरा एक पर्सनल एक मिशन है। तो मैं कोशिश करूंगा कि और किताबों को मैं अंग्रेजी में कर पाऊं सिंधी से। तो ये भी एक मेरा साथ साथ चलता रहता है। महाराष्ट्र में लैंग्वेज को लेके एक बहुत टची हैं वो लोग, अपनी मराठा लैंग्वेज को लेके। तो जो मराठा लोग हैं आपके फ्रेंड्स है, वो कहते नहीं यार तुम सिंधी में ज्यादा कर रहे हो तो तुम मराठा में करो? नहीं, ऐसा नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि क्योंकि मैं 4 भाषाओं में ऑलरेडी लिखता हूँ, सिंधी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में, तो वो कहते हैं आप मराठी में लिखना भी प्रारंभ करो। मुझे मराठी बोलना आती है, तो वो कहते हैं आप अपनी चीजों को मराठी में भी लिखना प्रारंभ करो। तो अब तक मैंने वैसा प्रयास किया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, बहुत बार उनके साथ उठते बैठते हैं काव्य गोष्ठियों में, तो हमें मराठी में भी थोड़ा बहुत लिखना चाहिए। तो मैं हो सकता है फ्यूचर में वो लिखूं भी। What is the most happiest moment of your life? इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हैप्पीनेस एक मोमेंट में नहीं बांधा जा सकता। मुझे लगता है हैप्पीनेस कुछ टास्क से मिलता है और वो कंसिस्टेंट रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि लिटरेचर पढ़ना और लिटरेचर लिखना, ये मेरे लिए हैप्पीनेस का टास्क है। वो अलग अलग समय पर होता रहता है। उसी प्रकार से पब्लिक स्पीकिंग में मैं हूँ। 500 से ज्यादा मैंने सेमिनार्स, मोटिवेशन और अलग अलग विषय पर पूरे देश भर में दिए। तो जब मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, हजारों ऑडियंस के सामने खड़े रह के बात करता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो थ्रिलिंग मोमेंट फॉर मी। तो ये भी एक चीज है, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी जब लोगों के साथ शेयर करता हूँ, या मैं तो जरूरी नहीं कि अपनी स्टोरी, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स पर जब मैं नॉर्मल लोगों के सामने, इंडस्ट्रीज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जब मैं बोलता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये भी एक समाज परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा काम करता है। जब वो देखते हैं कोई नेत्रहीन व्यक्ति प्रोफेसर है, राइटर है, और हमें मोटिवेट करने के लिए खड़ा है, जैसे मोटिवेशनल गुरु की तरह, लाइफ कोच की तरह, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है लोगों पर उस बातों का। तो ये चीजें मैं अलग अलग तरीके से जब करता हूँ तो मुझे बहुत
खुशी होती है। और दूसरा बात, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठ करके बातचीत करना, तो हम तो क्या महफिल या फितरियत के लोग हैं ना, कुछ जहां भी 4 लोग बैठ जाएं तो हमारे लिए महफिल हो जाती है और बहुत मजा आ जाता है। एक चीज जिसको याद करके आपको बहुत वेदना पहुंचती है? वेदना पहुंचती है कि जब मेरे पास वो टैलेंट, वो कैपेसिटी होने के बावजूद भी सामने वाला उस पर विश्वास नहीं कर पाता। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हुई, जैसे जॉब की मैंने बताया कि हम गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी हमसे कम मार्क्स जिनको थे उनको जॉब मिल जाता, तो वेदना पहुंचती है। कभी कभी जब व्यक्ति हमारे डिसेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं तब वेदना पहुंचती है। जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं और हमारे साथ दूसरा भी व्यक्ति कोई खड़ा है, तो हमको सुनाई न दे इसलिए हमारे साथ वाले व्यक्ति के साथ इशारों में अगर कोई बात कर लेता है तो वेदना पहुंचती है कि उसने मेरे व्यक्तित्व को नकार दिया। अगर मैं देखने वाला होता तो वो उस व्यक्ति के साथ मेरे प्रेजेंस में बात कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। क्योंकि मुझे नहीं दिखाई देता, तो हम अपने लोग भी कभी कभी अपने फ्रेंड सर्कल में या परिचितों में भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई देता, आप आंखों ही आंखों में मेरे साथ जो व्यक्ति है उससे बात कर लेते हैं, उसको वहां बुला लेते हैं, बात करते हैं। यानी ये मेरे व्यक्तित्व को नकारने जैसी हरकत है। तो इससे बड़ी पीड़ा पहुंचती है मुझे। सबसे बड़ा एक सरप्राइज आपकी लाइफ में जो आपको मिला हो? सरप्राइज वो साहब ऐसा है कि मैं, जो मेरी पत्नी है, वो एक प्रेम विवाह है। जिस दिन उसने मान लिया कि ठीक है भाई, आपका प्रस्ताव मुझे मंजूर है, तो सबसे बड़ा सरप्राइज था। हमें तो विश्वास ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, मैंने सोचा आप साहित्य अकेडमी अवार्ड बोलोगे। नहीं साहब, वो तो मैं इसलिए बताया कि 9 साल से वो अपेक्षित था कि मुझे मिलेगा। चलो इस साल नहीं मिल गया, दूसरे साल मिल जाएगा, क्योंकि सारे जो मेरे फ्रेंड सर्कल है सिंधी भाषा के विद्वान जो है, वो तो मान के चल रहे थे कि आपको मिलेगा, बस इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। तो हर साल वो जी। हॉबीज क्या है? हॉबीज लिटरेचर से हटके लिटरेचर, करंट अफेयर्स में बहुत अपडेट रहता हूँ उस पर। और दूसरी हॉबी है मेरी फिलोसॉफी। मैं फिलोसॉफी पढ़ता हूँ, फिलोसॉफिकल डिस्कशन करता हूँ। और उसके बाद म्यूजिक सुनना मेरी हॉबी है। उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग मेरी हॉबी है। जो भी चीजें मैं, वो हॉबीज को मैंने डेवलप किया है और उसको बिल्कुल एक, ऐसा कहेंगे ना, एक पैशन या एक साइड प्रोफेशन में लेके गए हूँ। जैसे साइकोलॉजी, तो मैंने साइकोलॉजी में 2nd डॉक्टरेट किया और कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट करके प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो सारी हॉबीज को मैंने ऐसा कमिटमेंट के साथ डेवलप किया हुआ है। और यही हॉबीज हैं, इसको छोड़कर कोई नहीं। ये पढ़ना लिखना भी मेरी हॉबी है, म्यूजिक सुनना भी मेरी हॉबी है, बोलना भी मेरी हॉबी है, काउंसलिंग करना भी मेरी हॉबी है। जी। जी। One thing you adopted from Dr. घनश्याम असुधानी? He is a man of action. I am man of contemplation. वो एकदम जो ख्याल में आता है उसको कार्यान्वित करते हैं, और मैं चिंतन बहुत करता हूँ। तो घनश्याम जी से मैं ये सीखता हूँ कि जो ख्याल में आ जाए उसको एकदम से कर डालो। One thing you adopted from राजेश असुधानी जी? पेशेंस। राजेश बहुत पेशेंस वाले हैं, सबमिसिव हैं। मतलब किसी को अगर बोलना भी हो कुछ हार्श वर्ड्स तो शायद वो नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा असर्टिव हूँ सोशल सिचुएशंस में। तो मुझे लगता है कहीं कहीं मुझे भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। आपके अकॉर्डिंगली घनश्याम सर ने आपसे एक चीज क्या अडॉप्ट की? लिटरेचर, लिखना। क्योंकि घनश्याम जी अभी 3-4 साल से लिख रहे हैं। और मुझे अच्छे से याद है, एक दिन मेरे से बात कर रहे थे। वो वरोरा में काम करते हैं, कि छोटी जगह है। तो बोले मैं यार बहुत बोर हो जाता हूँ, कॉलेज के बाद आता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैंने कहा यार तुम बोर हो जाते हो, एक काम क्यों नहीं करते? चलो पोइट्री तो लिखना एकदम से कठिन है, क्योंकि पोइट्री ऐसी चीज है जिसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा तुम्हारी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज अच्छी है, आप कहानियां वानियां क्यों नहीं लिखना प्रारंभ करते? मैंने ऐसे कैजुअली बोला हूँ आज से 3-4 साल पहले। तो मैंने बताया ना, ही इज अ मैन ऑफ एक्शन। मैंने बोला 15 दिन में उसने फोन किया कि मैंने भैया टाइपिस्ट का अरेंजमेंट कर लिया है, अब मैं बैठ के कहानियां लिखूंगा। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, एक काम करो तुम कहानियां लिखो, मुझे भेजो, क्योंकि मैं साहित्य में उसमें थोड़ा बहुत करेक्शंस कर दूंगा, समझाऊंगा कि ऐसा ऐसा लिखो। देखते देखते 3 साल में घनश्याम असुधानी की 3 कहानी संग्रह आ चुके हैं हिंदी में। तो मुझे लगता है कि ये लिखने की जो उनको लत लगी है वो मेरी वजह से। वाह। और राजेश सर ने? राजेश ने जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा कठिन है कि क्या, मुझे लगता है कि हमने सोचना जो है, क्रिटिकल सोचना, वो राजेश सर ने मेरे से लिया है थोड़ा बहुत, और मैंने भी उससे लिया है कि हम धीरे धीरे एक रैशनलिस्ट, ह्यूमनिस्ट और इंटरनेशनलिस्ट बनते चले गए। तो बहुत सारे पूर्वाग्रहों से, बहुत सारे विचारधाराओं से बाहर आ गए हैं। तो राजेश और मैं एक फिलोसॉफिकल ग्राउंड भी बहुत बड़ा शेयर करते हैं आपस में। तो वो इट इज अ गिव एंड टेक। बहुत सारी चीजें मैं उनको देता हूँ, बहुत सारी चीजें वो लिखते हैं। और राजेश ने थोड़ा सा एक्टिव बनना शायद मेरे से सीखा है।
सिचुएशंस में, कि अदरवाइज वो कैसे थे, मतलब ना थोड़ा सा अपने आप में रहने वाले या कम इनिशिएटिव लेने वाले, तो अब थोड़ा सा ज्यादा इनिशिएटिव लेते हैं. दैट इज व्हाट आई फील. राइट. अब एक सवाल मेरे को आपसे पूछना है, उसके बाद थोड़ा सा हम फंक्शन वाली बातें करेंगे 2-4 मिनट आपकी फैमिली को लेके. एक थोड़ा सा सीरियस सवाल मुझे आपसे जानना है, और मंच आपका है. जो मैंने आपसे नहीं पूछा, जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, वो भी आप उसमें ऐड कर देना अपनी बात, ताकि ऐसा ना रहे कि मैंने कुछ नहीं पूछा और वो आपकी इम्पोर्टेंट बात रह जाए. आपने बताया कि आप 5 भाई बहन विजुअली इम्पेयर्ड थे. जी. मैट्रोमनी कितना बड़ा चैलेंज था आपकी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सामाजिक तौर पे ये कितना बड़ा चैलेंज था, और इसको कैसे टैकल किया आप लोगों ने? चैलेंज तो था. अब बहनों और भाइयों में फर्क था. हमारी बहनें चाहती थी कि वो नेत्रहीन लड़के से शादी करें, तो चैलेंज थोड़ा सा कम हो गया. क्योंकि चैलेंज था, हमें नेत्रहीन लड़के ढूंढते थे, और उस समय नेत्रहीन लड़के मिल भी जाते थे जो नेत्रहीन लड़कियों से शादी करें. अब मुझे लगता है कि वो थोड़ा ट्रेंड भी बदल रहा है, लेकिन उस समय मिल गए हमें. और हमारे मामले में ये था कि हमें सनेत्र लड़की से शादी करनी है. ये बिल्कुल डिसाइडेड था हम तीनों भाइयों का. और टू टॉप इट ऑल, मेरा पर्सनली अगर मैं बोलूं, क्योंकि मैं अंग्रेजी का लेक्चरर था, मुझे लगता था कि एक तो लड़की सनेत्र होनी चाहिए, प्लस वो कॉन्वेंट एजुकेटेड भी होनी चाहिए, बिकॉज शी शुड बी एबल टू रीड एंड राइट इंग्लिश फॉर. तो ये भी एक मेरी रिक्वायरमेंट थी. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था. लेकिन अब ऐसा चैलेंज था कि इसमें अरेंज्ड मैरिज तो होना लगभग असंभव था. तो फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मेरी बहन थी छोटी उषा, जिसका मैंने जिक्र किया, उसकी मेरी पत्नी जो सहेली हुआ करती थी, साथ में वो लोग टीचर्स थे, तो आना जाना था. तो बस धीरे धीरे मामला बनता चला गया. और आई वाज रियली लकी कि शी इज कॉन्वेंट एजुकेटेड, शी इज स्टिल अ टीचर इन वेरी रिप्यूटेड स्कूल. तो ये चैलेंज तो था, लेकिन वो चैलेंज धीरे धीरे अपने आप ही जो है ना सुलझ गया, उसका सोल्यूशन हमें मिल गया. तो आप लोग लकी रहे इस मामले में. जी, लकी रहे. मैं ऐसा ही कहूंगा कि लकी रहे. अदरवाइज तो चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो दिव्यांग है या नेत्रहीन है, उसको सनेत्र लड़की तो मिल जाती है, लेकिन काफी कंप्रोमाइज करना पड़ता है बहुत जगह पर. तो कम से कम मुझे नहीं करना पड़ा. कुछ ऐसा सर मैंने नहीं पूछा जो आप शेयर करना चाहे लिसनर से? हाँ, एक बात ये कि बहुत सारे लोग ऐसा असर्ट करते हैं, हमारे ब्लाइंड भाई बहन, यानी देखो ना कि दृष्टि का ना होना कोई दिक्कत नहीं मेरे लाइफ में, बिल्कुल मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कोई सनेत्र कर सकता है. ये असर्शन गलत है. हमें लोगों को रियलिस्टिक पिक्चर देनी चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते. वहां उनकी मदद की आवश्यकता है. उनको क्लियरली कम्युनिकेट करना है हमको कि दीज आर द थिंग्स दैट आई कैन नॉट डू. जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ. मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपको भी पता है कि वो बहुत ही असर्टिव, बहुत ही एक्टिव और बहुत ही बदमाश टाइप के भी होते हैं. तो पहले ही लेक्चर में उनको मैं क्लियर बता देता हूँ कि देखो भाई, मुझे नहीं दिखाई देता, तो इसलिए आप ओरली कम्युनिकेट करेंगे, कोई हरकत नहीं करेंगे, और मुझे जहां सपोज एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में क्लासेस होती हैं, तो आप मुझे ले जाएंगे. ये मैं क्लियर पहले दिन बता देता हूँ. मैं इसमें कोई मुझे शर्म नहीं है, बता देता हूँ कि आई एम विजुअली चैलेंज्ड सिंस बर्थ. अगर मैं ये बोलूँ नहीं ठीक है बस साहब, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी तो मोबिलिटी बहुत अच्छी है, मैं अपनी व्हाइट स्टिक निकाल करके एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर चला जाऊँ, खुद ही जा भी सकता हूँ, लेकिन व्हाई शुड आई? उनको मैं बता दूं ताकि उनको भी एक ट्रेनिंग मिले कि कोई भी दृष्टिहीन को कहीं भी दुनिया में देखें तो उसको हाथ पकड़ के वो लोग ले जाएं. तो हर साल इस प्रकार से 1000 स्टूडेंट का ऑटोमेटिकली एक अवेयरनेस हो जाता है. तो हमें बताना है क्लियर कट कि भाई यू हैव टू हेल्प मी इन दिस वे, ये इस चीजों में आपको हेल्प करनी है मुझे. तो बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, लोग बोलते हैं नहीं इसमें तो अपने को तो मोबिलिटी है, अपन तो खुद ही चले जाएंगे. ऐसा क्यों करना है? जहां कोई नहीं है तो आप चले जाइए, जहां कोई लोग हैं तो उनको वी शुड टेल देम कि ओके लेंड योर हैंड, उसमें क्या दिक्कत है. तो मुझे तो उसमें लगता है कि ये ठीक अप्रोच है, तो ये हमें करें, एक ये बात. और दूसरा, अपने टैलेंट को शोकेस करें. और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है. हम अपने टैलेंट को शोकेस नहीं करेंगे तो हमें स्पेस नहीं मिलेगा समाज में. तो ये भी काम करें. और अननेसेसरी रिस्क मत लें. मुझे कभी कोई बड़ी अजीब सी न्यूज मिलती है कि एक नेत्रहीन है, वो बोलता है मैं पेंटिंग बनाऊंगा, और पेंटिंग बना रहे हैं, उसका बहुत सोशल मीडिया पर आ गया, क्या पेंटिंग बनाई जा रही है. मुझे बताइए कि ये अनरियलिस्टिक बातें नहीं है क्या कि नेत्रहीन व्यक्ति पेंटिंग बना रहा है. तो हम अननेसेसरी समाज को इस प्रकार से मिसलीड ना करें कि हम ये भी सब कुछ कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं वो जरूर बताएं, और साथ में हम क्या नहीं कर सकते ये भी बताएं. सर आपका घर तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आपको इतने अवार्ड्स मिले तीनों भाइयों को. अब वो छोटे घर में तो आएंगे नहीं. अब ऐसा है ना, अब तो हम भाई अलग अलग रहते हैं, मतलब क्योंकि जॉब के हिसाब से घनश्याम जी बरोरा रहते हैं,
राजेश तो बैंक तो रिजर्व बैंक के इंडिविजुअली भी ऑफिस। तो बहुत अवार्ड मिले आप लोगों को। हाँ, सब भर रखे हैं, कुछ कुछ तो अभी भी बॉक्सेस में पड़े हैं, खोले ही नहीं है। सच बात तो ये है। तो कितनी देर बाद घर चेंज कर लेते हैं आप? नहीं, सब ऐसा है ना कि मैं तो उसी पुश्तैनी मकान में रहता हूँ जहाँ पर मेरी मम्मी पापा रहते थे, और बाकी भाई अपने नौकरी की वजह से अलग जगह शिफ्ट हो गए हैं। बढ़िया सर, इट वाज अमेजिंग कन्वर्सेशन। चलिए थोड़ा सा रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ। हाँ, और आखिर में और- मैं एक गजल अपने श्रोताओं के लिए जरूर रिसाइट करना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल वो सर, गजल बिल्कुल। संग्रह पर ही पुरस्कार मिला है, तो उसका भी थोड़ा सा टच मैं देना चाहूंगा। तो वो आप पहले चाहते हैं या रैपिड फायर के बाद? जैसा भी आप हुक्म करें। नहीं, आप बताएं, आपकी चॉइस है। चलिए एक गजल सुना देते हैं, आखिर में रैपिड फायर के साथ फन नोट पर समाप्त करेंगे। चलिए आइए सुनते तो- हैं सर से गजल। जी सर, इरशाद। वही गजल को आगे बढ़ाता हूँ कि दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। तमन्ना थी, तमन्ना है, तमन्ना ये रहेगी ही, तमन्ना थी, तमन्ना है, तमन्ना ये रहेगी ही, जो जाना उससे भी ज्यादा कोई जिंदगी होगी। और शेर देखें, हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते समझ लेना, हवा वाह। चलने से दरवाजे नहीं खुलते समझ लेना, किवाड़ों की अपनी ही कोई मजबूरी रही होगी। रही होगी, वाह। हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते समझ लेना, किवाड़ों की कोई अपनी ही मजबूरी रही होगी। बुझा देता है सागर प्यास, ये सच है मगर फिर भी, बुझा देता है सागर प्यास, ये सच है मगर फिर भी, जुदा पहचान खोते ही नदी हर रो पड़ी होगी। क्या बात। ये शेर देखें, न जाने कैसे सारे हल मुझे मिलते ही जाते हैं, न जाने कैसे सारे हल मुझे मिलते ही जाते हैं, हिसाबों की किताबों में वो गुल रख कर गई होगी। वाह वाह न वाह, जाने, क्या बात। न जाने कैसे सारे हल मुझे मिलते ही जाते हैं, हिसाबों की किताबों में वो गुल रख कर गई होगी। तुम्हें जल्दी है घर जाने की, लेकिन क्या करोगे तुम, तुम्हें जल्दी है घर जाने की, लेकिन क्या करोगे तुम, तुम्हें चढ़ना है जिस बस में वही देखो भरी होगी। क्या बात। दिखाई दे न दे, दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। वाह 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 सर, क्या बात है। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये सर की गजल को हमने एंजॉय किया, लाइफ को हमने जाना। थोड़ा सा रैपिड फायर खेलते हैं। आर यू रेडी? यस सर। डिसेबिलिटी सेक्टर में इनमें से क्या इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है? यस। एक्सेसिबिलिटी या डिसेबिलिटी डिस्कोर्स? एक्सेसिबिलिटी। सोशल स्टिग्मा दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव बनाना चाहिए या डिसेबिलिटी डिस्कोर्स एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए? डिसेबिलिटी डिस्कोर्स एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। ट्रू और फॉल्स? जो हमारी एनजीओ को आज के समय करना चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं। ट्रू। जो हमारे नामी ग्रामी एक्टिविस्ट हैं उनमें एलिटिज्म आ गया है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले to serve one department from the following, what would you opt and why? Ministry of Social Justice and Empowerment or Education Ministry? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पावरमेंट जस्टिस, क्योंकि मुझे डिसेबिलिटी सेक्टर को यदि परिवर्तन करना है तो मुझे उसमें डायरेक्टली इंटरवेन करना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ होगा। आज के यूथ में कमिटमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। यस। ओके, इनमें से आपको लगता है समय की डिमांड क्या है? स्पेशल स्कूल्स या इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन। आप ज्यादा आनंदित फील करते हैं अपने साहित्य दोस्तों के साथ या अपने विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंड्स के साथ? साहित्य दोस्तों के साथ। वन थिंग यू आर एनवी ऑफ असुधानी ब्रदर्स, घनश्याम सर एंड राजेश सर, एक एक चीज जिससे में आप उनसे यू फील एनवी। दोनों को गवर्नमेंट जॉब है, मुझे प्राइवेट जॉब है। दोनों से बढ़िया। सेम एनवी है। आई एम वर्किंग इन प्राइवेट कॉलेज। आपकी माता के साथ सबसे क्लोज आप तीनों में से कौन था?
मैं, क्योंकि माता जी मेरे पास ही रही अंतिम क्षण तक, और सिंधी का जो भी मुझे नॉलेज है उन्होंने मुझे 500 से अधिक सिंधी स्क्रिप्ट की किताबें पढ़ के सुनाई, और इसीलिए शायद मैं सिंधी में आज कुछ कर पाया हूँ। ये जो अवार्ड मिला है मैं आपके इस शो के माध्यम से अपनी माता जी को समर्पित करता हूँ। समय की डिमांड क्या है और किस पर आपको लगता है कि ज्यादा काम करने की जरूरत है? एडवोकेसी या मोमेंट्स ऑन ग्राउंड? मोमेंट्स ऑन ग्राउंड। महाराष्ट्र गवर्नमेंट is doing enough for the persons with disabilities, true or false? ट्रू है, क्योंकि उन्होंने, ये पहला स्टेट है जिन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ है। अब उस डिपार्टमेंट इतना आगे जाएगा, लेकिन कम से कम ये अच्छा कदम है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ट्रू है। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, यू बीन पॉलिटिकली करेक्ट और यू स्पीक योर हार्ट आउट? आई स्पीक माई हार्ट आउट, बिकॉज मुझे एक कॉमन ऑडियंस को एड्रेस करना पड़ता है, इसलिए समटाइम्स आई लिटिल बिट डिस्टॉर्ट द थिंग्स, और उनको समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडेबल हो जाए, और वो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, इसलिए आई स्पीक आउट हार्ट। तो इसलिए बहुत बार मेरी एक आई स्पीक फ्रीली, एंड काफी ऐसा भी चीजें बोलता हूँ कि शायद वो एक बने बनाए ढांचे में ठीक ना हो। समाज में डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से इनमें से कौन ज्यादा बेहतर चेंज ला सकता है अपनी एफर्ट्स के साथ, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स? ब्यूरोक्रेट्स। और कोई रीजन? क्योंकि पॉलिसीज प्रोग्राम्स ब्यूरोक्रेट ही इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिटिशियंस को तो बस सरफेसिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू आई हैव एवर रिकॉर्डेड, और बहुत ही मजा इस शो में। हमने रैपिड फायर खेला, गजलें सुनी, और एक पर्सपेक्टिव जाना एक साहित्यकार से। आपने अपनी जर्नी बेधड़क होके शेयर की, आपने किसी तरह का कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं दिखाई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू स्पीक ऑन दिस शो, और आपसे गुफ्तगू करके मुझे बहुत ज्यादा आनंद आया है, और ये मेरी बातें श्रोताओं तक पहुंचेंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का मैं भी इंतजार करूंगा। दानिश जी नमस्कार। बिल्कुल, तो आज हमने बात की डॉक्टर विनोद असुदानी साहब से, जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, पहले विजुअली इम्पेयर्ड बने हैं, और उन्होंने कई चीजें हमारे शो में शेयर की हैं जो आपके लिए, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। इस शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अगले सप्ताह होगी मुलाकात, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ फ्लाइट ऑफ लाइफ